हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं बालेंदु प्रताप सिंह एक बार और आपके सामने आ गया हूँ क्लास 9th साइंस की एक और नई वीडियो लेके। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर क्लास 9th साइंस है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर नहीं है, बट जितना भी पढ़ेंगे इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि दोबारा हमें कहीं से नोट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना हमें रटने की ज़रूरत पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल यही याद हो जाएगा वीडियो में बैठे के बैठे। देखते जाओ, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन वीडियो है, कोई बकवास नहीं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर करूंगा मैं। और मैं कह रहा हूं कि यहीं पे आपको वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 9th साइंस देखिएगा। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मतलब कि इंग्लिश में अगर कह सकते हो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो कोई भी पदार्थ, जैसे कि पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले चैप्टर में कि पदार्थ जो है वो कई तरह के होते हैं। ठोस पदार्थ होता है, द्रव होता है, ठोस, द्रव, गैस, फिर ठोस की विवेचना, द्रव की, गैस की। तो उन पदार्थों में जितने भी आप देखते हो, जैसे कि तुमने पेड़ पौधे देखे थे, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधों के अलावा तुमने जो है ईंट, मकान, दुकान, कुछ भी, जितनी भी सारी चीज़ें देखी थी। तो अब सवाल ये आ रहा है कि जब हम पदार्थ के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि क्या वो पदार्थ प्योर हैं, क्या वो शुद्ध हैं, प्योर हैं कि नहीं है, शुद्ध हैं कि नहीं है, इसी बारे में है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, द्रव्य को यानी कि पदार्थ को, मैटर को, वैसे तो पुराने ज़माने में अगर शुद्धता की बात आपसे कोई पूछता कि भाई कोई चीज़ प्योर है, तो आप कहते कि इसमें अगर कुछ मिलावट नहीं की गई है तो ये प्योर है। लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो वैज्ञानिक रूप से प्योरिटी की परिभाषा दी गई है, शुद्धता की परिभाषा दी गई है, वो कैसे दी गई है। शुद्धता की परिभाषा जो दी गई है वो कैसे दी गई है। देखो, शुद्ध पदार्थ आज के टाइम में, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, परिभाषा क्या दी गई है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कि वह पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लोहा, सोना, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। कहने का मतलब इसके ये है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर के बने हो। जैसे सोना ले लो, तुम गोल्ड ले लो, है ना, गोल्ड ले लो। आप गोल्ड को देखोगे तो इसके चाहे एक टुकड़ा करो, 10 टुकड़ा करो, 100 करो, 1000 करो, इसमें छोटे 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 केवल गोल्ड के ही टुकड़े निकलेंगे, किसी और चीज़ का टुकड़ा इसमें से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए वो प्योर है, शुद्ध है। ऐसे ही लोहा आपका शुद्ध है, क्लोरीन आपका शुद्ध है। तो पहले तो ये देख लो कि प्योर तो तुम्हें समझ में आ गया। अब जरा सा ये समझ लो कि पदार्थ जो है ना, द्रव्य जो है, मैटर जो है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है केमिस्ट्री के हिसाब से, रसायन विज्ञान के हिसाब से। तो द्रव्य को पहले तो 2 मोटे मोटे पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तो शुद्ध पदार्थ जिसको इंग्लिश में प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ जिसको इंग्लिश में इम्प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ जो है उनको भी वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पहला पार्ट है तत्व, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा पार्ट है यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ को ही जो है मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण। और मिश्रण भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, और दूसरा विषमांगी मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तत्व को भी जो है ना आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक को कहा जाएगा धातु, एक को कहा जाएगा अधातु, और एक को कहा जाएगा उपधातु। ये डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पदार्थ तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्या वो पदार्थ शुद्ध है कि नहीं, तो मैंने कहा पदार्थ जो है 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध, अशुद्ध। फिर शुद्ध को 2 भागों में तत्व, यौगिक, और तत्व को 3 भागों में धातु, अधातु और उपधातु। और अशुद्ध की बात करें तो उसको मिक्सचर या मिश्रण भी कहा जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसे, एक तो समांगी और एक विषमांगी। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ से। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक को बोलते हैं तत्व और दूसरे को क्या बोला जाता है, यौगिक। तो अब जरा सा देख लेते हैं पहले कि तत्व क्या है। तो अगर हम तत्व की बात करें, देखो, पहला जो है एलिमेंट यानी कि तत्व। ये क्या है भाई?
तो एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में क्या कहा गया है, देखना यहाँ पे कहा गया है कि वह शुद्ध पदार्थ, पहली बात तो ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी से आया है, तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। तो मेन डेफिनेशन इसकी क्या हो गई कि वह शुद्ध पदार्थ है ना, जिसे भौतिक या रासायनिक किसी भी तरह से, भौतिक मतलब कि गर्म करके, ठंडा करके, पीट के, भौतिक विधि से, या रासायनिक मतलब किसी केमिकल से उसकी रिएक्शन वगैरह करा के, किसी भी तरह से अगर उसे और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो वो तत्व कहलाते हैं। और ये पूरी की पूरी दुनिया तत्वों से मिलकर के ही बनी हुई है। इसके बारे में धीरे धीरे बहुत कुछ आपको पता चलेगा, फिलहाल आप देखते जाओ। तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे, एलिमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल अकेले होते हैं। जैसे अक्षर होती है ना, हिंदी में अक्षर कहते हैं कि क ख ग, ये बेसिक्स है, इनको क को और नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही ये तत्व है, इन्हीं से मिलकर के सब कुछ बना हुआ है। तो ये रही डिफिनेशन, अर्थात कह रहा है कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और छोटे छोटे कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो वो जो परमाणु है उसी के विषय में थोड़ा और डिटेल में यहाँ लिख दिया मैंने कि तत्व जो है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना आदि, ये सब के सब क्या है, ये तत्व हैं, एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो तत्व को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तत्व को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, पहले मैंने आपको बताया था। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो धातु है जिसको इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, दूसरा अधातु है जिसको इंग्लिश में नॉन मेटल कहा जाता है, और फिर लास्ट वाला उपधातु जिसको इंग्लिश में मेटोलाइट्स कहा जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको खत्म करते हैं। ये तीनों खत्म करेंगे तो तत्व की डिफिनीशन हमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे समझो ना, ये देखो यहाँ पे समझो, शुद्ध पदार्थ हम पढ़ चुके हैं। अब शुद्ध पदार्थ में 2 चीजें होती थी, तत्व और यौगिक। अभी यौगिक पे हम नहीं आए, अभी हमने तत्व पढ़ा, और तत्व में भी 3 पार्ट होते हैं। तो इसके तीनों पार्ट्स को खत्म कर लेंगे, फिर बाद में आएंगे किस पे, यौगिक पे। तो इसलिए तत्व के जो 3 पार्ट्स हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है मेटल यानी कि धातु। क्या होता है भाई मेटल, या फिर क्या होती है धातु, जरा समझ लेते हैं। कह रहा है, डेफिनेशन देखना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा तुम्हारे। कह रहा है कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि तुम सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, धातु, ध से धातु और ध से धनायन, ध से धातु और ध से धनायन, यानी कि वे तत्व जो धनायन बनाते हैं। सिंपल यही लिखा हुआ कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। तो धातु मतलब धनायन। आई होप ये थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, याद करते जाओ साथ के साथ। तो मेटल जो है धातु कौन होता है, जो धनायन बनाता है। धनायन बनाने का मतलब देखो, इसके एग्जांपल्स पहले समझ लो, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, ये सब धातुएं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। पर एक चीज़ देखो ना, धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। 1-2 सेकंड का टाइम तुम्हें देना पड़ेगा इसके लिए। देखो जैसे सोडियम है, हो सकता है तुम्हें ये कठिन लगे, पर बस देख लो एक बार, आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी 9th में पहली बार आया हो तो दिक्कत आती है। जैसे ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम में ना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये थोड़ी बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को भी अलग अलग कक्षाओं में तोड़ा जाता है, तो 2, 8 और 1 का बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। बाद में सब आ जाएगा बनाने, अभी फिलहाल देख लो। अब क्या होता है ना, जो केमिस्ट्री है वो ये कहती है कि वो तत्व वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कब? जब उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो। और सोडियम के अंतिम कक्षा में तुम देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पता है, हमेशा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए विचार रखता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ कि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये मजबूत हो गया, अपने आप को स्टेबल बना लिया। तो सोडियम हमेशा अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, इसलिए वो जो आखिरी का 1 इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है अपने आप से हटा देना। तो इसीलिए सोडियम, यहाँ पे देखो सोडियम प्लस बनाता है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसलिए क्या है, धातु है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है, इसके अंतिम कक्षा में ना, मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसके अंतिम कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2, 8, 2 का, 8, 2, 10, 2, 12, इस तरह से इसकी कक्षाएं बटी होती हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा त्याग देना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जब ये कक्षा खत्म हो जाएगी तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 या 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है तो मतलब कि वो बहुत स्टेबल है, बहुत मजबूत है। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम का +2 बनाता है, धनायन बनाता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही दे दी गई कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब पता है, देखो
धातु का एग्जाम्पल याद रखना कि सोना, चांदी, तांबा, सोडियम आदि, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया घटना घटती है, क्यों घटती है, कैसे घटती है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो धातुओं के बारे में कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें और बताता हूँ, कैसे पहचानोगे। ये तो हो गया भाई, चलो ठीक है, ये तो हो गया साइंस, ये तो हो गया साइंस, विज्ञान हो गया कि विज्ञान की मदद से तो हमने पहचान लिया या हमें सर जी ने बता दिया, हमने रट लिया। पर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमारे पास कोई तत्व आए और हमसे पूछा जाए कि चेक करके बताओ ये धातु है कि नहीं है, तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखो धातुओं की कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें बताता हूं कि देखते ही पहचान जाओगे। पहली बात तो धन विद्युतीय तत्व होते हैं, ये धातु जो है वो धातु जो है वो धन विद्युतीय तत्व होते हैं। चलो ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट याद रखने वाला, कि ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि जितनी भी धातुएं हैं उसमें ऊष्मा और विद्युत को तुम फैला सकते हो। ऊष्मा भी उसमें संचरित हो जाएगी और विद्युत भी उसमें संचरित हो जाएगा। कहने का मतलब सोने का तार हो, चांदी का तार हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे थोड़ा सा इको आ रहा होगा पर वो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, तो एक बार मैनेज कर लेना। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि सोना है या चांदी है या तांबा है या सोडियम है। तांबे का तो तुमने तार भी देखा होगा घर में, तांबे का तार तुम कहते हो कॉपर का, तांबे का तार लाओ, एल्युमिनियम से बढ़िया होता है तांबे का तार, इसमें करंट फ्लो करा सकते हो ना। इसका मतलब है कि विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत और ऊष्मा, ये गर्म भी हो सकता है, ऊष्मा भी इसमें आप मतलब प्रवाहित करा सकते हो। तो एक तो ये पहचान होगी। दूसरी बात, ये आघात वर्ध व तन्यता का गुण रखते हैं। धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्ध व तन्यता का गुण रखती हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या। आघात वर्ध का मतलब होता है पीट पीट के पतला कर देना। जैसे एक सीट है, मान लो ये सोने की एक सीट है, इस पे हथौड़ा मारोगे ना, हैमर मारोगे तो ये और सीट फैल जाएगी, और मारोगे तो और फैल जाएगी, मतलब ये चौड़ी होती चली जाएगी। इस पे घात करने से ये फैल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं आघात वर्ध। और तन्यता का मतलब ये है कि इस धातु को तुम तार की तरह फैला सकते हो, तार, पतले तार की तरह क्या कर सकते हो, फैला सकते हो। तन्यता का मतलब ये होता है कि तार की तरह किसी भी धातु को फैला देना, वो तन्यता का गुण कहलाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर तार की तरह उसे फैला दोगे तो उसका फायदा पता क्या है, उससे तुम गहने बना सकते हो लंबे। पता है बहुत थोड़े से ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम के सोने में महिलाओं के आभूषण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि उसमें तन्यता का गुण है भाई। उसको तुम पतले तार में फैला सकते हो, फिर कितना भी पतला 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 उन्हें मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वो टूटने वाला नहीं है। तो इसीलिए तो तुमने देखा होगा कि उसके अंदर जो है आघात वर्ध और तन्यता का गुण होने के कारण सोना जो है या चांदी जो है, इनके गहने वगैरह बनाए जाते हैं और ये इतने ज्यादा महंगे होते हैं। महंगे होने का कारण ये है कि इनके अंदर धात्विक चमक होती है। देखो नीचे लिखा हुआ है धात्विक चमक। धात्विक चमक होने का मतलब क्या है कि ये एक अलग ही तरीके से चमकते हैं। तुमने किसी के गले में सोना देखा होगा पहने हुए, या हाथों में चांदी की पायल वगैरह लड़कियां पहनती हैं, चांदी के जो भी गहने देखे होंगे, तो वो एक बेहतर अलग ही तरीके से चमकते हैं, उनमें धात्विक चमक होती है। तो जिनमें भी धात्विक चमक होती है समझ जाना कि वो क्या है, वो धातुएं हैं। और धात्विक चमक वाली धातुएं तो मतलब देखो जैसे कि तुम कहोगे कि सर हीरा भी तो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो क्या वो भी धातु है? नहीं, वो धातु नहीं, अभी बताऊंगा। वो अधातु की श्रेणी में आता है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, चमकता जरूर है लेकिन धातु नहीं है। तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के ये प्रॉपर्टी याद रखना कि एक तो जो हमारे धन विद्युतीय तत्व होते हैं धातु, साथ में ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनमें आघात वर्ध और तन्यता का गुण पाया जाता है। धात्विक चमक इनके अंदर होती है। नोट पॉइंट बहुत कंपलसरी याद करना। देखो अजान हो रही है यहाँ पे पीछे बगल में, ठीक है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं वीडियो को पॉज तो करूँगा नहीं क्योंकि मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, फिर लाइट अभी भी नहीं है तो और भी इशू है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर पीछे से इको आ रहा हो तो मतलब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखना। नोट पॉइंट को आपको कैसे याद रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एग्जाम्स में, देखो अभी तो नहीं लेकिन 9th के बाद जब तुम थोड़ा आगे जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि तुम भी कहोगे कि मतलब कि ये परीक्षा में आता और हमने अगर 9th में पढ़ लिया होता तो क्या बात होती, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखना, कह रहा साधारण ताप पर, मतलब टेम्परेचर को तुम्हें कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना नहीं है। साधारण, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री वगैरह, साधारण ताप पर Hg यानी कि इसको मरकरी कहते हैं, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। यानी कि जितनी भी धातुएं हैं, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिवाय एक के, वो कौन है, मरकरी है, Hg है। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है परीक्षा में कि इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक छुपा हुआ ऑप्शन रहेगा मरकरी, क्योंकि इकलौती धातु है कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए लिखा हुआ है कि साधारण ताप पर मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये धातु के बारे में हो गया आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की यानी कि अधातुओं की। अब बात कर लेते हैं किसकी, नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं की। अधातु क्या होता है भाई, कि देखो धातु का ठीक उल्टा, कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वो त्याग रहा था ये ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो धनायन बना रहा था ये ऋण आयन बनाएगा, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं सल्फर, जिसको गंधक भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया आदि। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन पे माइनस ऋण आयन बनाता है, तो ऋण आयन बनाता है। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेके सल्फर पे 2 माइनस बनाता है, 2 ऋण आयन बनाता है। तो ये चूंकि ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, इसलिए क्या है, अधातु हैं। अब ऋण आयन बनाते कैसे हैं, देखो वही वाला मसला है। क्लोरीन में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोरीन में देखो टोटल ना 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको इनके कक्षाओं में बैठाते हो तो 2, 8, 7 की कक्षाएं, 3 कक्षाएं इनकी बनती हैं। अंतिम कक्षा में तुम देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं, कि 7 भगा दें तो इसमें 8 बच जाए। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी मांग लेता है। इजी है कि इलेक्ट्रॉन मांगना, 7 देना थोड़ा टफ है, पर 1 मांगना इजी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और इसकी अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमेशा क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके हमेशा क्लोरीन का माइनस बनाता है, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है और इसीलिए किस श्रेणी में आता है, अधातुओं की श्रेणी में आता है। साथ में अगर सल्फर की बात करें, सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको हमेशा चाहिए होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके सल्फर पे -2 बना लेता है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो ऋण विद्युतीय तत्व है, ये तो मैंने तुम्हें भाई धातु जो है वो धनायन बनाता था, अधातु ऋणायन बनाएगा तो ऋण विद्युतीय तत्व कहलाएगा। चमकहीन होता है, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है। तुम उठा के देख लो कार्बन को, ऑक्सीजन गैस तो देख नहीं पाओगे, पर नाइट्रोजन गैस ये सब देख नहीं पाओगे। कार्बन को देख सकते हो ना, काला काला होता है, तो इनमें कोई भी चमक नहीं होती है, चमकहीन होते हैं। ये भंगुर होते हैं, अगर इन्हें तुमने पीटा तो कट से टूट जाएंगे, अगर इन्हें तुमने फैलाया, तार बनाने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की, ये बीच में से टूट जाएंगे, भंगुर होते हैं। और ये ऊष्मा एवं विद्युत के भाई साहब बिल्कुल कुचालक होते हैं, इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं कर सकते हो और विद्युत भी प्रवाहित नहीं कर सकते हो। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि अधातुएं जो हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अधातुएं जो हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में जो है अधातुएं पाई जाती हैं। और साथ में मैं तुम्हें बता दूं, ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन, ये तीनों अधातुएं हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी यही बताया कि ये चमकहीन होते हैं, लेकिन ये कहानी क्या है कि अधिकतर, ये चमकहीन के पीछे ना अधिकतर एक शब्द लिखा जाता है, मोस्ट। 100% नहीं कहा गया, 100% नहीं कहा गया, अधिकतर कहा गया, ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया। कुछ अपवाद भी हैं इसके, ज़्यादा से ज़्यादा धातुएं चमकहीन होती हैं, भंगुर होती हैं, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। आधा 0.1% अधातुएं ऐसी हैं जो थोड़ी सी चमक रखती हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा तो बहुत ज़्यादा चमकता है, और एक आपका आयोडीन हो गया, और एक आपका क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्शन जो था ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं अपन उपधातु की, है ना, क्योंकि अधातु तो हमने पढ़ लिया। अब उपधातु की बात करेंगे। उपधातु को इंग्लिश में मेटोलॉइड्स कहा जाता है, मेटोलॉइड्स। उपधातु अरे बचपन में होता था ना पटगोलवा, इधर से भी खेल रहा है, उधर से भी खेल रहा है ना। बचपन में क्या होता, अपन क्रिकेट खेलते थे तो अपने पास तो टीम तो होती नहीं थी कि 11-11 के बनाएंगे, हम तो कुल मिला के 11 बच्चे ही होते थे। तो 11 में से अपन क्या करते थे, 5 एक टीम में हो गए, 5 एक टीम में 10, एक बच गया, बोले तुम क्या करोगे, बोला इधर से भी खेलेंगे, इधर से भी खेलेंगे, दोनों तरफ से। तो उपधातु का वही खेल है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन भी देख लो कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्सेनिक, एंटीमोनी आदि। उपधातुओं को याद रखो, आर्सेनिक, एंटीमोनी आदि। और तुम्हें बताएं, ये जो ट्रांसफार्मर बनता है, ट्रांसफार्मर जिसकी मदद से तुम्हारे घर में टीवी चलती है ना भाई, टीवी के अंदर भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर तक पहुंचती है, ट्रांसफार्मर ये ना उपधातुओं से ही बनाया जाता है। और साथ में तुम्हें बता दें, जो मोबाइल वगैरह में चिप लगी होती हैं पीछे, जिनकी वजह से आज मोबाइल इतनी एडवांस होती जा रही है, तुमने सुना होगा इसमें स्नैपड्रैगन का फलाना चिप लगा है, इसमें वो चिप्स जो बनती हैं, वो चिप जो है उपधातुओं से बनाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और तुम्हें पता है दुनिया में कुल केवल 7 उपधातुएं हैं,
केवल 7 उपधातुएं आज तक खोजी गई हैं, 7 ही पाई जाती हैं। उनके नाम भी तुम्हें बता देता हूं। बोरान, बी फॉर बोरान, Si सिलिकॉन, जर्मेनियम, As फॉर आर्सेनिक, Sb फॉर एंटीमोनी, टेलेनियम और पोलोनियम। टेलेनियम और पोलोनियम, यही 7 उपधातुएं बस पाई जाती हैं। तो ये उपधातुओं के बारे में कुल डिटेल हो गई। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं हम लोग तत्व को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर तुम ध्यान दो तो। ठीक है, तत्व हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, तत्व तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम तत्व की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि तत्वों की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तत्वों के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ध्यान से समझना, बस ये विशेषता आज पढ़ाऊंगा, इसके बाद देखेंगे शायद एक कुछ नोट पॉइंट है, एक स्लाइड और बची है, फिर आपकी छुट्टी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलो। तो तत्वों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, तत्वों की क्या विशेषताएं हैं भाई। सबसे पहली विशेषता जो तत्व की है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है उसको परमाणु कहते हैं। याद रखना, तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और जो सबसे छोटा वाला कण है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चलिए जी आगे। सेकंड आपको याद रखना है कि समान तत्व के सभी परमाणु संघटन तथा गुणधर्म, एक बार और पढ़ता हूं, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है कि अगर एक समान तत्व हैं तो ये एक समान तत्व परमाणु के संगठन में कि किस तरह से उनको बैठाया गया है, किस तरह से वो संगठित हैं, और गुणधर्म में क्या क्या उनके गुण हैं, वो बिल्कुल समान होते हैं, एक समान। मतलब सोना 23 कैरेट का लाए, फिर कहीं और से सोना 23 कैरेट का लाए, अगर इसमें अशुद्धि नहीं मिली है, 23 कैरेट का खैर इम्प्योर होता है, प्योर सोना तो 24 कैरेट मेरे ख्याल से होता है। तो प्योर अगर गोल्ड लाओगे ना, तो चाहे तुम कहीं से भी लाओगे, वो सभी के सभी उनके परमाणु संगठन और उनके गुणधर्म समान होंगे। और इसका उल्टा भी सही है कि भिन्न तत्वों के अलग अलग तत्व, जैसे कि तुमने सोना लिया और चांदी लिया, तो इनके जो है जो परमाणुओं के संगठन हैं वो भिन्न, अलग अलग परमाणु जो है भिन्न संगठन के एवं विभिन्न गुणधर्म वाले होंगे। चांदी का गुण अलग होगा और सोना का अलग होगा। साथ में तुम्हें बताएं, आज की डेट में कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 27 तत्व तो मानव निर्मित हैं, मनुष्य ने खोजे हैं, और बाकी के सभी जो बच गए वो सभी प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। हमें मतलब नेचर देती है, कोई ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, कोई कहीं से निकाला जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे तुमने वो देखा है ना KGF। अब KGF मूवी में क्या था, KGF मूवी में सोने की खदान थी, सोने की क्या थी, खदान थी, गोल्ड ज़मीन के अंदर से ही तो खोद के निकाला गया, और वो कहाँ से आया, प्रकृति ने दिया हमें, नेचुरल है वो। ठीक है, तो कुछ सभी तो प्राकृतिक हैं, बाकी 27 जो हैं वो मानव निर्मित है, कुल 118 हैं। इसमें देखो घटती बढ़ती होती रहती है, नए नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि तत्व जो है वो दुनिया का सबसे सिंप्लीफाइड चीज़ है, सबसे सरल चीज़ है, उसको और ज़्यादा अधिक तोड़ के और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार पसीना आ रहा है, ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से फूक गया, मेरे अड़ोस पड़ोस का अभी आवाज़ आई थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कर रहा हूँ, क्लास को तो मैं ख़त्म करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चलो अब देखो, एक लास्ट में इतना कुछ पढ़ाने के बाद नोट पॉइंट तुम्हें पढ़ा देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिमाग में सेट रखना, बड़ी मस्त जानकारी वाली चीज़ है। कहता है कि भूपर पट्टी में, मतलब कि धरती पे या धरती के अंदर O2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 मतलब ये O2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भूपर पट्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तथा एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भूपर पट्टी में दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मैं कह रहा हूँ अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे ALP के एग्ज़ाम होते हैं, लोको पायलट जिनसे बनते हैं बच्चे, एक NTPC का होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें स्टेशन मास्टर, TT और ये सब पोस्टें होती हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें स्पष्ट रूप से यही सवाल पूछा गया था कि धरती पर पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। और मैं कह रहा हूँ 4 या 5 ऑप्शन आते हैं इसमें, तो 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक छुपा हुआ ऑप्शन था एल्यूमिनियम, और वो मैं कह रहा हूँ 9th का है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फेल कर गए, नहीं करके आ पाए, क्योंकि जो 9th में आप याद कर सकते हो वो बाद में आपके लिए बहुत टफ होता है। 9th में अगर बेसिक चीज़ों में ही कोई बड़ी अच्छी चीज़ जानने को मिल जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, नहीं तो मैं चाहता तो छोड़ सकता था। तो इसलिए याद रखना कि भूपर पट्टी पर जो है
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और अगर उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट कहता धातु कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो आप एल्यूमिनियम आप बताओगे। बात समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन धातु नहीं है, याद रखना, ठीक है, अधातुओं वाली श्रेणी में आ रहा था ये। और इसीलिए एक और पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, एक और पॉइंट याद रखना कि हीरा और ग्रेफाइट जो है ये भी तत्व हैं, वो तो मैंने बता दिया। पर अधातु वाले तत्व 3 तरह के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ये अधातु वाली श्रेणी में है। और जो हीरा और ग्रेफाइट हैं ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं, अपर रूप, कार्बन के ही अपर रूप हैं। कहने का मतलब है कि कोई पूछे हीरा कैसे बनता है, किससे मिलके बना हुआ है, तो तुम कहोगे कार्बन से। ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर की जो पतली वाली सीख होती है ना जिससे तुम लिखते हो, एक्चुअली वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है, वही ग्रेफाइट होता है, काले रंग का। देखो कितना फर्क है, वो ग्रेफाइट किससे बना हुआ है तो तुम कहोगे कार्बन से बना हुआ, कार्बन के ही अपर रूप है, ठीक है। चूंकि अधातु हैं पर फिर भी थोड़ी इनमें क्वालिटीज हैं, इसलिए इनको अलग से डिस्कस कर लिया। तो देखो अब एक बार को समझ लो, मैटर समझ लो कि हमने द्रव्य पढ़ लिया, हमने शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने तत्व पढ़ लिया, तत्व के तीनों पार्ट पढ़ लिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? यौगिक। फिर बाद में आएंगे अशुद्ध पदार्थ पे, तब मिक्सचर पे, तब समांगी, तब विस्मांगी। समझ गए? इस तरह से हम पढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल आधे घंटे का लगभग लेक्चर, मतलब 22-25 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। टोटल मैंने आपको यहाँ तक सब कुछ पढ़ा दिया बेहतरीन तरीके से। अगर आपको समझ में आया हो और पढ़ते पढ़ते में याद हो गया हो, चीज़ें समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गया हो, तो एक बार थैंक यू जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। और कुछ और भी बात करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप वहाँ पर बात कर सकते हो, ठीक है। सीधा आप वहाँ मैसेज करोगे, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मैं यही कहूँगा कि लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दो, खूब भर भर के शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो वीडियो चलेगी नहीं, ठीक है। तो शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं वीडियो को, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय।